वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो पीटी के लिए एक अच्छा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो यह जो टॉपिक है आसान है और छोटा भी है। तो सबसे पहले देखिए कि यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह तीन परतों से मिलकर बनी है। कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वह तीन परतों से मिलकर बनी है। एक को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, भूपर्पट्टी, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिस पे हम लोग निवास करते हैं, जीव जंतु रहते हैं। दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर या क्रोड। तो सियाल, सीमा और निफे इस नाम से भी इसे जानते हैं। तो चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। पहला है भूपर्पट्टी अर्थ क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर या क्रोड। तो भूपर्पट्टी या जो क्रस्ट है, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का सबसे ठोस भाग, वह उसका ऊपरी सबसे बाहरी भाग है। कौन? भूपर्पट्टी अर्थ क्रस्ट। यह बहुत ही भंगुर होता है। भंगुर अर्थात जल्दी टूटने वाला होता है और इसमें जल्दी जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है। भंगुर का मतलब होता है क्या? धूसर। तो यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और बहुत ही भंगुर होता है। इसी कारण यह जल्दी जल्दी टूटने की भी इसमें प्रवृत्ति होती है, जल्दी टूट सकता है। जैसे कि मिट्टी की परतें क्या है, तो आसानी से यह टूट जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? खेत जुतवा लेते हैं। भूपर्पट्टी की मोटाई जो है महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। यह जो भूपर्पट्टी है, इसकी मोटाई महाद्वीपों में और महासागरों में अलग अलग है। जनरली हम लोग जो भी मापते हैं वो महासागरों के अनुसार ही देखा जाता है कि महासागर के नीचे कितनी इसकी मोटाई है। तो भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में क्या है? तो कम है। जो महासागर हैं वहाँ पे महाद्वीपों की तुलना में जो भूपर्पट्टी है उसकी मोटाई क्या होती है? तो कम होती है। तो महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी जो औसत मोटाई है 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 34 किलोमीटर तक है। तो लगभग इसको हम लोग 34 किलोमीटर ही मान कर चलते हैं। औसत कितनी है? तो 34 किलोमीटर। तो महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 34 किलोमीटर तक है। तो याद रखेंगे कि यह इसकी औसत जो गहराई है वह औसत मोटाई कितनी है? तो लगभग 34 किलोमीटर। किसकी? भूपर्पट्टी की। इसे ही दिमाग में नोट करेंगे कि जो भूपर्पट्टी है उसकी औसत मोटाई है लगभग 34 किलोमीटर। मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में यह मोटाई और अधिक है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, चूँकि वे ऊंचे होते हैं भूपर्पट्टी से, तो वहाँ में मोटाई क्या है? और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग 70 मीटर तक है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे जो भूपर्पट्टी है उसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। चूँकि हिमालय बहुत ऊंचा क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भूपर्पट्टी की मोटाई भी क्या होगी? तो ज़्यादा होगी। तो हिमालय के पर्वत श्रेणी के नीचे इस भूपर्पट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर से भी अधिक है। भूपर्पट्टी भारी चट्टानों से बना है।
और इसका जो घनत्व है वह 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भूपर्पट्टी जो है वह भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अर्थात एक घन सेंटीमीटर का जो इसका ये वजन है वह 3 ग्राम है। तो भूपर्पट्टी भारी चट्टानों से बना हुआ होता है और इसका जो घनत्व है वह 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारी भूपर्पट्टी है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों से। महासागरों के नीचे इसकी जो निर्माण हुई है वह बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो महासागरों के नीचे इसका घनत्व कितना है, 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो जनरली अगर पूछा जाए कि भूपर्पट्टी का औसत घनत्व कितना होता है, एवरेज डेंसिटी कितना होता है, तो एवरेज डेंसिटी यही होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भूपर्पट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। तो भूपर्पट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, तो इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। क्या नाम है, सियाल। सी से सिलिका और एल्युमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम धातुओं की प्रधानता होती है, इसीलिए इसका नाम सियाल का, सिलिका और एल्युमिनियम के नाम पे इसे सियाल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आयतन होता है पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% क्या है, तो घेरा हुआ है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% आयतन को क्या किया है, तो घेरे हुए है। तो भूपर्पट्टी का आयतन कितना है, पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5%। ये तो था भूपर्पट्टी अर्थ क्रस्ट। इसके बाद दूसरा जो भाग है उसका नाम है मेंटल। क्या नाम है, उसका नाम है मेंटल। तो मेंटल इंपॉर्टेंट है। भूगर्भ में भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है। तो जो भूपर्पट्टी होता है उसके नीचे का जो भाग होता है उसे मेंटल कहते हैं। मेंटल कहते हैं। यह मोह, असंबद्धता या अशांतत्य, जिसे मोह डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मोह अशांतत्य कुछ नहीं है, यह एक प्रकार का परत का नाम रखा गया है क्योंकि इसकी खोज मोह ने की थी। तो भूगर्भ में भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है। यह मोह अशांतत्य अर्थात मोह डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कितने किलोमीटर, 2900। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहा जाता है, तो मेंटल का ऊपरी भाग स्थेनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं। तो दुर्बलता मंडल क्या है या स्थेनोस्फीयर, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसे ही दुर्बलता मंडल कहते हैं। स्थेनो का अर्थ होता है दुर्बलता और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। स्थेनो का मतलब क्या होता है, स्थेनो का मतलब होता है दुर्बलता। दुर्बलता मतलब होता है यह जो परत है काफ़ी कमज़ोर होता है और इसका जो रेंज होता है 400 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार कितना है, तो 400 किलोमीटर तक है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत यही है। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल तक पहुंचता है तो उसका स्रोत क्या है, यही मेंटल ही है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका जो लावा गरम गरम धरातल तक पहुंचता है तो वह इसी मेंटल से निकलता है। इसी मेंटल का जो लावा होता है निकलता है, तो यही मेंटल उसका मुख्य स्रोत है। इसका घनत्व भूपर्पट्टी की चट्टानों से भी अधिक है। तो इसका जो घनत्व होता है किसका, मेंटल का, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की चट्टानों से भी क्या है, तो अधिक है। भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहे जाते हैं। तो भूपर्पट्टी और अर्थात जो मेंटल होते हैं, तो भूपर्पट्टी और मेंटल इन दोनों के ऊपरी भाग मिलकर लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल कहे जाते हैं।
ये दोनों ही स्थल मंडल के भाग हैं, लिथोस्फीयर के भाग हैं। इसकी जो मोटाई होती है 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि इस मेंटल की जो मोटाई है वह 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। तो जब 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक इस दुर्बलता मंडल या मेंटल का भाग पाया जाता है तो वहाँ से इसका निचला मेंटल स्टार्ट होता है। तो निचले मेंटल का जो विस्तार है वह दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे सीमा अर्थात सिलिका प्लस मैग्नीशियम भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की भी प्रधानता होती है। तो मेंटल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। इसी कारण इसे सीमा कहा जाता है। क्यों? सी से सिलिका और एम से मैग्नीशियम। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरा हुआ है। तो 0.5% था भूपर्पट्टी और यह 83% किसका है? तो 83% है हमारा मेंटल। तो सबसे यदि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है तो यही इसी मेंटल का है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है मेंटल। इसके बाद जो है वो कोर या क्रोड कहा जाता है, जो पृथ्वी का सबसे अंतिम हिस्सा है, पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। तो जिसे कोर या क्रोड कहते हैं, यह केंद्रीय अवस्था होता है। इसे केंद्र भी कहते हैं, पृथ्वी का केंद्र, सेंटर। तो भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के कोड को समझने में सहायता की है। तो जो भूकंपीय तरंगों का वेग है उससे पृथ्वी के कोड को समझने में क्या मिली है? तो काफ़ी सहायता मिली है। क्रोड और मेंटल की सीमा कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। तो जो क्रोड है और मेंटल की सीमा है वह 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि जो आंतरिक क्रोड है वह ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो जो बाहरी क्रोड होता है वह तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, जबकि जो आंतरिक क्रोड है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंटल और क्रोड की सीमा पर जो चट्टानों का घनत्व है वह 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो याद रखेंगे कि जो मेंटल है और जो क्रोड है उसकी सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो इसका जो है बाहरी मेंटल और क्रोड की सीमा पर इसके चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी गहराई कितनी तक है? 6300 किलोमीटर तक लगभग पाया जाता है और वहाँ पर जो घनत्व है लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहा का बना होता है। इसी कारण क्या कहता है? कोर को निफे के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कोर या क्रोड है वह भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहा का बना होता है, फेरस का बना होता है। इसीलिए कोर को निफे अर्थात निकेल प्लस फेरस के नाम से जाना जाता है। तो निकेल और फेरस चूँकि इसमें तत्वों की प्रधानता होती है, इसी कारण इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या बताया? सियाल किसे कहते हैं? भूपर्पट्टी को, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। सीमा किसे कहते हैं? तो वह मेंटल को कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है और 2900 किलोमीटर तक गहराई तक होता है, जबकि 6300 किलोमीटर की गहराई तक यह कोर या क्रोड होता है। इसे निफे के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें निकेल और फेरस होता है, निकेल और लोहा होता है। यह जो निफे कोर या क्रोड होता है पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। तो यह जो निफे है वह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग क्या है? तो घेरा हुआ है। इम्पॉर्टेंट है। तो 0.5% पृथ्वी के आयतन का कौन है? भूपर्पट्टी है। 83% कौन है? तो मेंटल है। और 16% कौन है? तो निफे या कोर या क्रोड है, जिसे निफे कहते हैं। यह कोर या क्रोड का बाहरी भाग तरल अवस्था में, आंतरिक भाग ठोस होता है और इसकी गहराई पर जाने पर इसका घनत्व तो बढ़ता जाता है।
6300 किलोमीटर की गहराई पर इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि ऊपरी परत पर 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ये सभी चीज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग इसे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से भी हम लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। तो जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, इस चित्र में दर्शाया गया है, यह पृथ्वी का एक क्या है, भाग है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, भूपर्पट्टी है, जो 0 से लेकर के यहाँ तक है 100 किलोमीटर तक के गहराई तक है। इसे कोनरोड असंबद्धता कहते हैं। जो यह ऊपरी भूपर्पट्टी है और यह जो निचली भूपर्पट्टी है, इसके बीच के क्षेत्र को कोनरोड असंबद्धता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? कोनरोड ने की थी। तो इसे कोनरोड असंतता या कोनरोड असंबद्धता कहते हैं, जो कि ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी के बीच का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सभी भूपर्पट्टी है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे कोनरोड असंबद्धता कहते हैं। तो यह है पहला हमारा भूपर्पट्टी। उसके बाद यह है स्थल मंडल। तो यह है हमारा कौन? जो ऊपरी मेंटल है, और ऊपरी मेंटल और भूपर्पट्टी के बीच का जो क्षेत्र है, इसे स्थल मंडल कहते हैं। अर्थात भूपर्पट्टी और ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल कहा जाता है। यह जो स्थल मंडल है, भूपर्पट्टी और ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल के बीच का भाग है, इसे ही स्थल मंडल कहते हैं। इसके बाद यहाँ से दुर्बलता मंडल स्टार्ट होता है। यह है हमारा दुर्बलता मंडल। ये जो भाग है दुर्बलता मंडल का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पार्ट क्या है? तो मेंटल है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक पार्ट है 2900 किलोमीटर तक, ये सभी क्या कहे जाते हैं? तो मेंटल कहे जाते हैं। याद रखेंगे कि यह जो भूपर्पट्टी का निचली सीमा है, और उसके बाद यहाँ से लेकर 29 सीमा, अर्थात 100 से लेकर जो 2900 किलोमीटर तक है, वह मेंटल कहा जाता है। और इसका जो ऊपरी भाग है वह दुर्बलता मंडल कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा। और उसके नीचे का जो भाग होता है वह अर्ध ठोस होता है। कैसा होता है? तो अर्ध ठोस होता है। अब 100 से लेकर जो अर्ध ठोस का भाग है, वहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं? रेपिती सांतत्य कहते हैं, रेपिती असंबद्धता कहते हैं, रेपिती या रेपिटी भी उसे कहते हैं। जबकि जो 0 से लेकर 100 तक के बीच का क्षेत्र है, उसे मोहसेबिक, जो हमारा ये दूसरी पार्ट है, अर्थात यह जो निचला हमारा भूपर्पट्टी का हिस्सा है और ऊपरी मेंटल का पार्ट है, इसे मोहसेबिक असांतत्य भी कहा जाता है। जनरली हम लोग कोनरोइड को ही मोहसेबिक कहते हैं। तो मोहसेबिक असांतत्य, जो कि मोहसेबिक असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है, यह भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र है। तो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र है मोहसेबिक असंतत्य, जो कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि 2900 से लेकर यह जो 6300 तक की गहराई तक है, यह है हमारा कौन? तो यह कोड कहलाता है। कोर या क्रोड है। कोर या क्या है? क्रोड है। याद रखेंगे। और 2900 से लेकर जो 5100 मीटर तक है, यह द्रवित अवस्था में होता है, यह ऊपरी क्रोड है। और 51 से लेकर 6300 तक की जो गहराई है, वह है हमारा कौन? तो वह है हमारा ठोस अवस्था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो गया? कोर हो गया, पृथ्वी का केंद्र हो गया, 6378 या 6370 किलोमीटर तक। और 5100 से लेकर 6300 के बीच का जो क्षेत्र है, वह आंतरिक क्रोड कहा जाता है, जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। और 2900 से लेकर 5100 के बीच का जो एरिया है, वह बाहरी क्रोड है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसके बाद है कि जो गुटेनबर्ग है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को हम लोग रेपिटी सांतत्य या रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। कि यह जो हमारा है ऊपरी मेंटल और उसके बाद निचले मेंटल, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का क्षेत्र है, इसे रेपिटी सांतत्य कहते हैं, रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद गुटेनबर्ग जो है, यह निचला मेंटल है,
और यह ऊपरी क्रोड है। तो निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। तो निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसे गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। अब इसे गुटेनबर्ग असांतत्य या गुटेनबर्ग असंबद्धता क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसकी खोज गुटेनबर्ग ने की थी और रेपिटी असांतत्य या रेपिटी असंबद्धता की खोज रेपिटी ने की थी। इसके बाद जो बाहरी क्रोड है, ये है बाहरी क्रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आंतरिक क्रोड के बीच का क्षेत्र जो सीमा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेहमन असांतत्य कहते हैं। लेहमन असांतत्य, यह जो पूरा ही हम लोग मान लेते हैं क्या? लेहमन असांतत्य। लेहमन असंबद्धता, यह बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र है। क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? तो लेहमन ने की थी। लेहमन ने, याद रखेंगे। तो 0 से लेकर 100 कौन है? वह है हमारा भूपर्पट्टी, और उसमें भी 100 से लेकर जो कुछ पार्ट है, 100 से लेकर लगभग 110 या 20 तक स्थल मंडल कहा जाता है, और वहाँ से 100 से 2900 मेंटल कहा जाता है, मेंटल, और 2900 से 6300 हमारा क्रोड कहा जाता है, और 2900 से 5100 के बीच को बाहरी क्रोड, और 5100 से 6378 के बीच को आंतरिक क्रोड कहा जाता है। अब देखिए, अब है इस भूपर्पट्टी पर रचना सामग्री क्या है वजन के हिसाब से। कैसे? तो वजन के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से। तो वजन या द्रव्यमान के हिसाब से भूपर्पट्टी पर कौन कौन से पदार्थ कितनी प्रतिशत पाई जाती हैं उससे हम लोग देखें। तो वजन के हिसाब से सबसे ज़्यादा यदि भूपर्पट्टी पर कोई तत्व पाया जाता है तो वह है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन भूपर्पट्टी पर 46.6% पाया जाता है। याद रखेंगे कितना? 46.6%। भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यदि कोई तत्व है तो वह है ऑक्सीजन, 46.46%। दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन। तो दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, जो पृथ्वी पर वजन के हिसाब से 27.72% पाया जाता है। कितना? 27.72%। तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम आता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है? एल्यूमिनियम, जो 8.13% पाया जाता है। कितना? 8.13%। चौथे स्थान पर लोहा आता है, जिसका प्रतिशतता 5% होता है। जिसका प्रतिशतता कितना होता है? तो 5%। एक बात याद रखेंगे, पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तत्व के हिसाब से किसका ज़्यादा है, कौन पाया जाता है पृथ्वी पे, तो वो होगा ऑक्सीजन। जबकि यदि पूछा जाए कि धातु कौन पाया जाता है तो वो होगा एल्युमिनियम। तो सब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम, चाहे प्रतिशत हो या द्रव्यमान हो। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो है ऑक्सीजन, 46.6%, 60। चौथे नंबर पर है लोहा, 5%। पाँचवें नंबर पर है कैल्शियम, 3.63%। पाँचवें नंबर पर कैल्शियम है 3.63%। छठे नंबर पर है सोडियम, 2.83%। छठे नंबर पर है सोडियम, 2.83%। सातवें नंबर पर है पोटेशियम, 2.59%। सातवें नंबर पर कौन है? पोटेशियम, 2.59%। आठवें नंबर पर है मैग्नीशियम। आठवें नंबर पर है मैग्नीशियम, 2.09%। कितना? 2.09%। और बाकी जो बच गए, बाकी जितने सारे, अर्थात ये कुल जो 98% है, इस 98% में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। बाकी जो 2% है, इन्हीं 2% में अन्य तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थ। अब हम लोग देखें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को लेकर। तो निम्न भूपर्पट्टी तथा ऊपरी मेंटल के बीच के परत के बारे में मोहसोबिक ने बताया था, इसी कारण इसे मोहसोबिक असांतत्य कहते हैं, मोहसोबिक असंबद्धता कहते हैं। तो निम्न भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच के परत के बारे में किसने बताया था? मोहसेबिक ने। इसी कारण इसे मोहसेबिक असांतत्य या मोहसेबिक असंबद्धता कहते हैं।
ऊपरी और निम्न मेंटल के बीच के परत के बारे में किसने बताया? रेपिटी ने बताया था। इसी कारण इसे रेपिटी असंबद्धता कहते हैं, असंतत्य कहते हैं। तो ऊपरी और निम्न मेंटल के परत के बारे में किसने बताया था? रेपिटी ने बताया था। इसी कारण इसे रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। निम्न मेंटल और ऊपरी क्रोड के बारे में गुटेनबर्ग ने बताया था। इसी कारण इसे गुटेनबर्ग असंतत्य कहा जाता है। तो निम्न मेंटल और ऊपरी क्रोड के बारे में किसने बताया? गुटेनबर्ग ने। इसी कारण इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता भी कहा जाता है। ऊपरी और निम्न क्रोड के बीच के परत के बारे में लेहमन ने बताया था, इसीलिए इसे लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। तो ऊपरी और निम्न क्रोड के बीच के परत के बारे में किसने बताया? लेहमन ने। इसी कारण इसे लेहमन असंतत्य या लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? इस पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अभी हमने क्या बताया कि इसका जो आंतरिक क्रोड है, उसका जो मुख्य केंद्र है कितना है? 6378। तो इसी कारण पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या, औसत आंतरिक त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उनका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। तो चूंकि पृथ्वी की आंतरिक परिस्थिति ऐसी है, वहाँ पे इतने गर्म पदार्थ हैं, यहाँ पे इतने गर्म ठोस हैं, लावा हैं, कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण नहीं कर सकता और वहाँ के कुछ पदार्थों का नमूना प्राप्त नहीं कर सकता। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लें, जहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंटल का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और इसमें पैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। कौन? मैग्मा चेंबर, याद रखेंगे, जहाँ से लावा निकलता है। तो मेंटल का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से बना है। चूँकि इसका कुछ हिस्सा जो है वह भूपरपट्टी के अंतर्गत आता है और भूपरपट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और यहीं से क्या निकलता है? तो लावा निकलता है गरम गरम ज्वालामुखी उद्गार के दौरान। तो इसमें मैग्मा के चेंबर पाए जाते हैं। तो मेंटल का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और इसमें मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। मेंटल का जो औसत घनत्व है वह 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मेंटल का औसत घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व की बात की जाए तो वह 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान जो है 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। तो यदि हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अर्थात 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, फिर 32 मीटर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में नोट करेंगे। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जो है वह जॉर्डन का मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर जो सबसे नीचा क्षेत्र है वह मृत सागर अर्थात डेड सी के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। सबसे पहले पाइथागोरस ने क्या बताया? कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी है। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले क्या बताया था? कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक क्या है? तो लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित कर दिया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। तो पृथ्वी नारंगी के समान है, यह बात किसने साबित किया? सर आइजैक न्यूटन ने। जबकि जेम्स जीन ने क्या बताया? कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। पृथ्वी नाशपाती के समान है यह बात बताया जेम्स जीन ने, लेकिन न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सेशन कैसा लगा इसे कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसे समझ चुके हैं। यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न इससे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहें, और कमेंट इसलिए करें ताकि ये पता लगे कि चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।